ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चैप्टर है और इसके तहत जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनको देखते हैं। सही कथन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हों। तो यह सारे कथन सही है प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। एक केंद्रीय सरकार का मुख्य होते हैं यानी प्रधान होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का यानी प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वो भी अनुच्छेद 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। सही कथन देखना है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उस कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना पक्ष वोट नहीं दे सकते। वोट तभी देंगे जब वह निम्न सदन के सदस्य होंगे। भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करती है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया 1977 में अस्तित्व में आया। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का सदस्य। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हों, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। उप प्रधानमंत्री पद का सदन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, यानी उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्ण रूप से स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। भारत के संसद के संबंध में सही कथन देखना है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। ये सभी भारत के संसद के संबंध में है। भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति क्या है? राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से मतलब है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन के लिए आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। सही कथन देखना है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करेंगे, सही है। विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है स्पीकर से। यदि स्पीकर अनुमति देते हैं तो वह अपना व्यक्तिगत भाषण दे सकता है, और यदि स्पीकर अनुमति नहीं देते तो भाषण नहीं दे सकते। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50। न्यूनतम 50 सदस्य मिलकर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन देखना है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन विधायिका होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका के अधीन कार्यपालिका होती है। वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री थे, तो वो कैलाश नाथ काटजू, ये पहले गृह मंत्री थे फिर रक्षा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री अपॉइंट किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है, बजट शब्द का भारत में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। भारत के 12वें राष्ट्रपति देवगौड़ा थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे। एक बार से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा ये कार्यकारी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु देश से बाहर हुई। देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, चरण सिंह तथा चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, बाकी सभी किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। देवगौड़ा I.K. गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। चंद्रशेखर ये लोकसभा के सदस्य थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए ये चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे तो वीपी सिंह थे, आर वेंकटरमण थे, वाईबी चौहान थे और प्रणब मुखर्जी, ये सभी वित्त मंत्री रहे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण LPG की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी PV नरसिम्हा राव के द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंध में भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे मनमोहन सिंह जी। कथन कह रहा है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, कारण भी सही है, लेकिन दोनों में स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा, दोनों अलग अलग सही है।
कथन कह रहा है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये गलत हो जाएगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं होते। कारण कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। कारण सही हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। कथन किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, सही है। वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट समितियों के संबंध में सही कथन देखना है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, दोनों सही है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो यह मंत्रिमंडल में कैबिनेट सचिव होते हैं, जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं। संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह 91वां संविधान संशोधन के तहत है। इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या मंत्रिमंडल में 15% से अधिक नहीं हो सकती। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को केंद्र सरकार में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। श्वेत पत्र प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न उत्पन्न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह अनुच्छेद 257 में के तहत है। 257 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाल सके। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर। मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य क्या होता है? मंत्रिमंडल बैठकों की कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना, ये मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य होते हैं। अब एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, दूसरी तरफ उनके जो है समाधियां हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि, इसको शांतिवन के रूप में जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी की समाधि को शक्ति स्थल के रूप में जाना जाता है और राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का सृजन 1951 में किया गया था। तो केंद्रीय कैबिनेट यहाँ से समाप्त होता है परिषद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।